हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल एसजी नॉवल वर्ल्ड में आप सबका स्वागत है। ऐसे ही रोचक स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आइए अब स्टोरी कंटिन्यू करते हैं। एपिसोड 81 में इनसे प्यार नहीं करती। समीक्षा परिणीति के साथ घर से बाहर आते ही उसे देखकर कहने लगी, मैंने माँ को अभी कुछ नहीं बताया है। फिलहाल के लिए तुम्हें अपना ध्यान रखना है और माँ की बातों पर बिल्कुल ध्यान मत देना। जब मैं उन्हें जीजू के बारे में और उनके परिवार के बारे में सब कुछ बता दूंगी ना, तो शायद माँ भी यह एक्सेप्ट कर लेगी। तुम बहुत खुश हो। अगर कभी भी तुम्हें प्रॉब्लम होगी ना, तो यह मत सोचना कि हम सब नहीं है। तुम मुझे कभी भी कॉल कर देना, और नायरा है ना, वह भी तुम्हारे साथ रहेगी। कभी भी किसी चीज की प्रॉब्लम हो तो प्लीज हमें जरूर बताना। यू अपने मन में मत रखना, क्योंकि तुम्हारी आदत है, तुम अपने दर्द को किसी को नहीं बताती हो। समीक्षा की बातों को सुनकर परिणीति मुस्कुराते हुए कहती है, ठीक है, मैं सब कुछ बताऊंगी, लेकिन माँ का ख्याल रखना, और अब कुछ होगा तो प्लीज मुझे इन्फॉर्म कर देना। यह मत सोचना कि मैं यहाँ आ नहीं सकती हूँ। कम से कम मुझे पता तो होना चाहिए ना कि मेरी माँ कैसी है। प्लीज मुझे इन सब के बारे में बता देना। मैं नहीं चाहती हूँ कि मैं वहाँ खुशी खुशी सब कुछ करूँ और मेरी माँ यहाँ तकलीफ में हो। और अपना भी ध्यान रखना। कभी भी प्रॉब्लम होगी तो तुम भी मुझे कॉल करना, और मेरी फिक्र बिल्कुल मत करना। मेरे पास पूरा परिवार है जो मुझसे बहुत प्यार करते हैं। ये कहते ही परिणीति समीक्षा के माथे पर हल्का सा किस करके उसके गालों पर हाथ रखकर मुस्कुराकर वहां से चली गई। परिणीति के जाने के बाद समीक्षा, जिसकी आंखों में आंसू आ गए थे, वह अपने आंसुओं को साफ करके मन ही मन कहती है, मैंने तुम्हें जानबूझकर वहां भेजा था ताकि तुम अपने बारे में सोच सको। यहाँ रहकर भी तुम बस दूसरों के बारे में सोचती थी, पर वहां पर भी तुम तो वही कर रही हो। मैं ये जानती हूँ जीजू तुमसे प्यार नहीं करते हैं, पर मैं ये भी जानती हूँ कि कभी ना कभी उन्हें तुमसे प्यार होगा, और मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि पूरी दुनिया में भी तुम ढूंढोगी ना तो तुम्हें जीजू जैसा लड़का कभी नहीं मिलेगा। भले ही शादी कैसे भी हुई हो, तुम यह शादी अच्छे से निभाना। ये कहते ही समीक्षा अपने आंखों के आंसुओं को हल्का सा साफ करके मुस्कुराते हुए घर के अंदर चली गई। वही परिणीति गाड़ी में बैठकर वहां से निकल चुकी थी। वो लोग जिस तरह से आए थे वैसे ही जा रहे थे। नायरा जो वहां बैठी हुई थी, वह अभिमन्यु को देखकर कहने लगी, वैसे भाई, आपने कहा था कि आपका काम आज नहीं हो सकता है, तो फिर क्या आप दोबारा यहाँ आने वाले हैं? नायरा की बातों को सुनकर अभिमन्यु तिरछी नजरों से उसे देखने लगा, तो वही साकेत मुस्कुराते हुए कहता है, नहीं, एक बार जो मीटिंग कैंसिल हो जाती है, अभिमन्यु वह मीटिंग दोबारा कभी नहीं करता है। और अभिमन्यु जिस कंस्ट्रक्शन के काम की वजह से वहां जाने वाला था, वह काम मैनेजर ने देख लिया था, और यह बात उसे वीडियो कॉल पर पता चल चुकी है। इसलिए हमारा वहां जाना कैंसिल हो गया। लेकिन ये बात सच है कि हम लोग वहां जाने वाले थे, ऐसा अभिमन्यु ने कहा है। साकेत की बातों को सुनकर नायरा की हंसी छूट गई। साकेत अभिमन्यु को ताना मार रहा है, लेकिन अभिमन्यु भी कहाँ चुप रहने वाला था। वह भी तंज कसते हुए कहता है, लगता है तुम्हें बाहर की हवा खाने का बहुत मन कर रहा है। क्यों ना मानव से कहकर तुम्हें गाड़ी से धक्के मारकर बाहर फेंक दूं। तारांकन। अभिमन्यु की बातों को सुनकर मानव की हंसी छूट गई। मानव को तो अपने बड़े भाई का मजाक बनता हुआ देखकर बहुत मजा आता था, लेकिन साकेत को ये देखकर बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, और वो तुरंत मानव को देखकर अपनी आंखें छोटी करके कहने लगा, ज्यादा दांत निकालकर हंसो मत, वरना दांत तोड़कर कुत्तों को दे दूंगा। साकेत की बातों को सुनकर मानव हंसते हुए कहता है, लेकिन कुत्ते को दांत पसंद नहीं आते हैं, उन्हें मेरी हड्डी दे दीजिएगा, शायद वह खा भी लेंगे। पर अभिमन्यु सर ने कुछ गलत नहीं कहा है। आप बार बार अभिमन्यु सर को ताना क्यों मारते हो, जबकि आपको पता है वह हर एक काम अपने काम के लिए करते हैं, और यह बात आप भी जानते हैं। मानव की बातों को सुनकर साकेत ने मुंह बना लिया, तो वही अभिमन्यु भी ये देखकर खुश था कि कम से कम मानव तो समझदार निकला, वरना जिस तरह से साकेत हरकत करता है ना,
वह किसी कार्टून से कम नहीं लगता है। बेचारी परिणीति जो उन दोनों के बीच में बैठी हुई थी, वह बस उन लोगों की बातों को सुनकर मुस्कुराए जा रही थी। उसे तो समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या कहे। नायरा जो परिणीति के बगल में ही बैठी हुई थी, वह कुछ सोचकर मुस्कुराते हुए कहती है, वैसे परिणीति एक बात बताओ, तुम्हारी मम्मी ने तो मुंबई शहर में किसी भी लड़की से प्यार करने से मना कर दिया है। अगर बाय चांस आंटी को पता चलेगा कि तुम मेरे भाई से शादी करके बैठी हुई हो और मेरे भाई से प्यार भी करती हो, तो फिर तुम्हारी मम्मी क्या करेगी? तारांकन। नायरा की बातों को सुनकर अभिमन्यु के कान खड़े हो गए। खास करके ये सुनकर कि परिणीति उससे प्यार करती है। वही परिणीति भी ये देखकर हैरान थी कि नायरा क्या कह रही है और वह तुरंत उसकी बात को पूरा करते हुए कहती है, ये तुम क्या कह रही हो? भले ही मेरी शादी तुम्हारे भाई से हुई है, लेकिन मैं उनसे प्यार नहीं करती। उसने इतना ही तो कहा था कि तभी उसे महसूस हुआ अभिमन्यु, जो उसके बगल में ही बैठा हुआ है और तो वह भी उसकी बातों को सुन भी रहा है। नायरा, जो जानबूझकर यह बात बोल रही थी, वह हंसते हुए कहती है, अरे बाबा, मैं जानती हूँ कि तुम मेरे भाई से प्यार नहीं करती हो। मैं तो बस मजाक कर रही थी। लेकिन तुम्हारा चेहरा तो देखो। ये सुनते ही कैसे टमाटर की तरह लाल हो चुका है। वैसे मानना पड़ेगा, भाई का नाम सुनते ही तुम शर्माती बहुत हो। नायरा की बातों को सुनकर परिणीति ने अपनी आंखें छोटी कर ली। वही अभिमन्यु जो उन लोगों की बातों को सुन रहा था, वह ताना मारते हुए कहता है, तुम्हारी दोस्त को मुझसे क्या किसी से भी प्यार नहीं हो सकता, क्योंकि इसकी जिंदगी में ना प्यार जैसे शब्द है ही नहीं, क्योंकि ये इसके लायक ही नहीं है। प्यार भी उसे मिलता है जो प्यार पाने के काबिल लगता है, और हाँ, अपने दोस्त से यह कह देना कि इसकी जिंदगी में मेरा प्यार तो कभी नहीं आएगा, क्योंकि प्यार जैसे शब्द मुझे ना अब खोखले लगते हैं, खास करके लड़कियों के मुंह से सुनने पर। अभिमन्यु की बातों को सुनकर परिणीति जो चुपचाप थी, वह तुरंत उसे देखकर कहने लगी, आपके कहने का मतलब क्या है? आप ये कहना चाहते हैं कि मैं प्यार नहीं कर सकती हूँ? कोई मुझसे प्यार नहीं कर सकता है। मैं बहुत लोगों से प्यार करती हूँ और जिन जिन लोगों से प्यार करती हूँ ना, वह सब मुझसे प्यार करते हैं। शायद मैं आपसे प्यार नहीं करती हूँ, इसलिए आप ही मुझे पसंद नहीं करते और नहीं मुझसे प्यार करते हैं, और मैं चाहती हूँ कि मैं कभी आपसे प्यार ना करूँ। परिणीति की बातों को सुनकर अभिमन्यु गुस्से में कहता है, हाँ, तो तुम्हें प्यार करने के लिए किसने कहा है? मुझसे प्यार करने के बारे में सोचना भी मत, और ना ही मैं कभी तुमसे प्यार करूंगा। प्यार तो दूर की बात है, मैं तुम्हें पसंद भी नहीं करता हूँ और नहीं कभी करूंगा। एपिसोड 82, उन्हें मेरी जरूरत है। उन दोनों को इस तरह से झगड़ता हुआ देखकर साकेत और नायरा ने अपना सर पीट लिया, और दोनों ऐसे झगड़ रहे थे जैसे टॉम एंड जेरी का गेम हो रहा हो। ऐसे में नायरा मुस्कुराते हुए कहती है, अरे भाई, आप लोग झगड़ा बंद करो। ऐसा लग रहा है जैसे कोई 5 साल का बच्चा अपनी चॉकलेट के लिए लड़ रहा हूँ। सच में आप दोनों लड़ते समय किसी छोटे बच्चों से कम नहीं लग रहे हो। नायरा की बातों को सुनकर अचानक से परिणीति को एहसास हुआ कि वह गुस्से में आकर किस इंसान पर चिल्लाने जा रही थी। उस इंसान पर जो इंसान किसी शैतान से कम नहीं है। वह ये सब सोच रही थी कि तभी उसके फोन पर अननोन नंबर से कॉल आया। पहले तो परिणीति ने सोचा कि फोन नहीं उठाएगी, लेकिन जब उसी नंबर पर दोबारा कॉल आया तो उसने फोन उठाया। तभी फोन की दूसरी तरफ से एक कठोर भरी आवाज सुनाई दी, क्या मेरी बात परिणीति से हो रही है? मैं अंकुश ओबरॉय बात कर रहा हूँ। अंकुश ओबरॉय का नाम सुनते ही परिणीति की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई और वह हैरान होकर कहती है, आप, लेकिन आपके पास में नंबर कैसे आया? परिणीति की बातों को सुनकर अंकुश गंभीर होकर कहता है, ये सारी बातें छोड़ो, तुम क्या आज घर आ सकती हो? मेरी दादी की तबीयत ज्यादा खराब हो गई है और ऐसे में उन्हें तुम चाहिए। मेरे कहने का मतलब है कि वह तुम्हें याद कर रही है और मैं काफी समय से तुम्हें कॉल लगाने की कोशिश कर रहा हूँ, पर तुम्हारा फोन लग नहीं रहा है। अगर तुम्हारे पास समय हो तो मैं गाड़ी भेज सकता हूँ। अंकुश ओबरॉय की बातों को सुनकर परिणीति हैरान थी।
वह समझ नहीं पा रही थी कि वह उसे हाँ कैसे बोले। जबकि अंकुश ओबरॉय का नाम सुनते ही अभिमन्यु का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। ऐसे में अभिमन्यु जो उसके बगल में ही बैठा हुआ था, वह परिणीति के एक्सप्रेशन को देख रहा था। वह ये देख पा रहा था फोन पर बात करते हुए कैसे परिणीति परेशान हो रही है, जिस वजह से उसने परिणीति के हाथों से फोन लिया और अपने कानों पर लगाया। जब परिणीति ने ये देखा तो वह तुरंत अभिमन्यु की तरफ बढ़कर उससे फोन लेते हुए कहती है, आप ये क्या कर रहे हैं? आप बिना मुझसे पूछे मेरा फोन कैसे ले सकते हैं? मेरा फोन दीजिए, मुझे बात करनी है, उन्हें मेरी जरूरत है। परिणीति की बातों को सुनकर अभिमन्यु की आंखें छोटी हो गई। वही फोन की दूसरी तरफ से अंकुश ओबरॉय ने जब परिणीति की आवाज को सुना, तब वह समझ गया जरूर परिणीति का फोन किसी दूसरे इंसान के पास है। ऐसे में वह चुपचाप उनकी बातों को बस सुन रहा था। वही अभिमन्यु ने जब परिणीति की बातों को सुना तब वह अपनी आंखें बड़ी करते हुए कहता है, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? अननोन नंबर से कॉल आएगा और तुम उनकी जरूरतें पूरे करने के लिए उनके पास जाओगी। जब तुम इस नंबर के इंसान को नहीं जानती हो तो फोन उठाने की क्या जरूरत है? क्या तुम भूल गई हो तुम्हारी मॉम ने क्या कहा था? तुम्हें इस शहर के हर एक इंसान से बचकर रहना है और तुम बिना उनको बताए किसी से भी बात करने की कोशिश कर रही हो। अभिमन्यु की बातों को सुनकर परिणीति उसे देखकर मासूमियत से कहती है, हाँ मुझे पता है, लेकिन वह बहुत अच्छे हैं। उनकी दादी की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए वह मुझे मिलने के लिए बुला रहे हैं और मैं उनसे मिलकर वापस आ जाऊंगी। मैं उसके बाद कहीं भी नहीं जाऊंगी। अगर फिर भी आपको मुझ पर शक हो रहा है, तो मैं अपने साथ किसी और को भी लेकर जा सकती हूँ। परिणीति की बातों को सुनकर नायरा और साकेत अभिमन्यु को देख रहे थे। तभी अभिमन्यु ने गुस्से में कहता है, देखो एक बात याद रखो, बिना मुझसे परमिशन लिए तुम कहीं भी नहीं जा सकती हो। खास करके अब तो मैं तुम्हें कहीं भी जाने नहीं दूंगा। अभिमन्यु मल्होत्रा को हल्के में मत लेना, वरना यह अभिमन्यु मल्होत्रा तुम्हारे साथ क्या करेगा, तुम्हें खुद भी पता नहीं चलेगा। और अगर इस नंबर से दोबारा कॉल आया तो मैं तुम्हारे फोन को तोड़कर रख दूंगा। अभिमन्यु की बातों को सुनकर परिणीति नजर नीचे करके कहती है, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? मैं किसी को नाराज कैसे कर सकती हूँ और उनको मेरी मदद चाहिए। परिणीति की बातों को सुनकर साकेत अभिमन्यु को समझाते हुए कहता है, तुम क्यों उसे डांटने की कोशिश कर रहे हो? अगर वह मदद करना चाहती है तो करने दो ना, और वैसे भी अगर तुम्हें इतनी फिक्र हो रही है तो मैं खुद उन्हें लेकर चला जाऊंगा, उनके पास रहूंगा जब तक उनका काम नहीं हो जाएगा। साकेत की बात सुनते ही परिणीति का चेहरा खिल उठा और वो अभिमन्यु को देखकर और कहने लगी, अब तो ठीक है ना, अब तो साकेत भी जाने के लिए तैयार हैं और आप उनको तो मेरे साथ भेज सकते हैं ना। अगर आपको तब भी परेशानी हो रही है तो मैं मयंक को भी साथ लेकर जा सकती हूँ, पर प्लीज मुझे जाने दीजिए। अगर मैं वहां नहीं गई और उन्हें कुछ हो गया तो मैं हमेशा पछताती रह जाऊंगी। परिणीति की बातों को सुनकर अभिमन्यु कुछ देर सोच में रहा। वैसे तो अभिमन्यु को बिल्कुल पता नहीं था कि परिणीति किसकी बातें कर रही है, जिस वजह से वो गहरी सांस लेकर कहता है, ठीक है साकेत तुम्हारे साथ जाएगा, और अगर उसके बाद भी तुम कुछ लापरवाही करोगी तो फिर तुम सोच लेना कि मैं क्या करूंगा। ये कहकर अभिमन्यु ने परिणीति को उसका फोन दिया, जिसके बाद परिणीति जल्दी से फोन कानों पर लगाकर मुस्कुराते हुए कहती है, मैं शाम तक आ जाऊंगी और दादी से कहिएगा कि मेरा इंतजार करें। ये कहते ही परिणीति ने फोन रख दिया। इधर दूसरी तरफ से अंकुश ओबरॉय जो उनकी बातों को सुन चुका था, अभिमन्यु मल्होत्रा का नाम सुनते ही उसकी आंख ज्वालामुखी की तरह लाल होने लगी और वह फोन को गुस्से में मुट्ठी में दबाते हुए खुद से कहता है, अभिमन्यु मल्होत्रा, एक मिनट, परिणीति अभिमन्यु मल्होत्रा की पत्नी है। नो वेट, परिणीति ने कहा था कि उसके पति का नाम अभि है, तो इसका मतलब वह कहना चाहती थी कि उसके पति का पूरा नाम अभिमन्यु मल्होत्रा है। ओ माय गॉड, ये कैसे हो सकता है? अभिमन्यु ने शादी कर ली, लेकिन न्यूज में तो दिखाया गया था कि मंडप पर उसकी पत्नी फिर से भाग गई।
जबकि यह काम वह खुद करता है। अपनी शादी वाले दिन अपनी दुल्हन को ही गायब करके शादी तोड़ने की कोशिश करता है और आज वही अभिमन्यु मल्होत्रा परिणीति का पति। नहीं, मुझे लगता है मैं गलत हूँ। यह अभिमन्यु मल्होत्रा हो ही नहीं सकता है। क्या पता ये कोई और अभिमन्यु मल्होत्रा हो। हाँ, मैं इतना यकीन के साथ नहीं कह सकता हूँ। मुझे पहले पता करना होगा कि परिणीति किस अभिमन्यु मल्होत्रा की बात कर रही है। एपिसोड 83 तुम जल्दी आ। इधर अभिमन्यु सबके साथ घर पहुंच चुका था। जब परिणीति अंदर आते ही आकृति मल्होत्रा और प्रेरणा मल्होत्रा से मिली, तब उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। क्योंकि जब वह यहाँ से जा रही थी, तब उसकी आंखों में आंसू थी और ऐसे में उन लोगों को परिणीति की बहुत फिक्र हो रही थी। प्रेरणा मल्होत्रा ने परिणीति के चेहरे पर मुस्कुराहट देखी, तब वो मुस्कुराते हुए कहने लगी, झूठ नहीं बोलूंगी लेकिन तुम्हें पता है तुम्हारे जाने के बाद हम सब कितना परेशान थे। हमें फिक्र हो रही थी कि ना जाने तुम किस हालत में होगी। आखिर तुम्हारी माँ हॉस्पिटल में एडमिट थी और तुम वहां जाते ही हमें भूल गई। हमें कॉल करके अपनी माँ से बात करवाती, हम भी उनसे हाल चाल पूछ लेते। प्रेरणा मल्होत्रा की बातों को सुनकर परिणीति नायर को देखने लगी, जो खुद भी उनकी बातों को सुनकर परिणीति को ही देख रही थी। वही आकृति मल्होत्रा परिणीति के चेहरे पर परेशानी देखकर मुस्कुराते हुए कहती है, कोई बात नहीं, मैं जानती हूँ माँ से मिलकर तुम्हें टाइम नहीं मिला होगा, पर अगली बार हम खुद तुम्हारी मम्मी से मिलने जाएंगे और उन्हें बताएंगे आखिर उन्होंने कितनी प्यारी बेटी को जन्म दिया है। वैसे तुम हमें ये बताओ कि तुम्हारी माँ कैसी है, वह ठीक तो है ना? अगर उनकी तबीयत ज्यादा खराब थी, तो तुम कुछ दिन वहां रुक जाती। एक ही दिन में आने की क्या जरूरत थी? आकृति मल्होत्रा के सवाल को सुनकर परिणीति उन्हें देख रही थी। तभी नायरा मुस्कुराते हुए कहती है, मॉम, परिणीति की मम्मी बिल्कुल ठीक है और उन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज भी कर दिया गया है। उन्हें काम करने से मना किया गया था, पर वह अकेली अपनी दुकान को संभालती है, इसलिए उन्हें काम करना ज्यादा पसंद था और काम की वजह से उन्होंने कभी भी अपने शरीर पर ध्यान नहीं दिया। परिणीति वहां रुकना चाहती थी, पर उन्होंने मना कर दिया और कहा इन सब से परिणीति की पढ़ाई छूट जाएगी। नायरा की बातों को सुनकर प्रेरणा मल्होत्रा हैरान होकर कहती है, झूठ नहीं बोलूंगी लेकिन परिणीति की माँ ने बिल्कुल सही कहा है। अभी अभी परिणीति का एडमिशन कॉलेज में हुआ है और ऐसे में अगर वह वहां रुक जाती, तो उसकी पढ़ाई पर असर पड़ता। तुम्हारी माँ बिल्कुल सही सोचती है। प्रेरणा मल्होत्रा की बातों को सुनकर परिणीति मुस्कुराते हुए कहती है, हाँ, उन्हें मेरी बहुत फिक्र रहती है। वह तो मुझे बताना भी नहीं चाहती थी। वह तो समीक्षा ने मुझे बता दिया था, इसलिए मुझे पता चल गया, वरना मुझे कभी पता नहीं चलता कि उनकी कंडीशन कैसी चल रही है। पर मैं उनको देख चुकी हूँ ना, तो मुझे बहुत सुकून मिल रहा है, वरना अंदर ही अंदर मुझे डर लगा रहता। आप लोगों का शुक्रिया जो आप लोगों ने मुझे जाने की परमिशन दे दी। परिणीति की बातों को सुनकर आकृति मल्होत्रा उसके पास आकर उसके गालों पर हाथ रखकर बड़े ही प्यार से कहती है, इसमें परमिशन लेने की क्या बात है? वह तुम्हारी माँ है, तुम जब चाहो उनसे मिल सकती हो। कोई तुम्हें उनसे मिलने के लिए इनकार नहीं करेगा और किसी से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। तुम इस घर की बहू हो, कोई नौकरानी नहीं कि इसके लिए तुम्हें परमिशन लेना पड़े। आकृति मल्होत्रा की बातों को सुनकर प्रेरणा मल्होत्रा अभिमन्यु को देखने लगी। जहां तक उन्हें पता था अभिमन्यु तो अपने काम के सिलसिले में परिणीति के साथ गया था, पर वह वापस उसी के साथ कैसे आ रहा है, ये सोचकर प्रेरणा मल्होत्रा साकेत को कहती है, झूठ नहीं बोलूंगी लेकिन तुम दोनों मुझे ये बताओ कि अभिमन्यु तो काम की वजह से यहाँ से गया था, तो फिर वह इतनी जल्दी काम खत्म करके वापस भी आ गया। प्रेरणा मल्होत्रा की बातों को सुनकर अभिमन्यु की आंखें छोटी हो गई और वह गुस्से में साकेत को देखने लगा, जैसे कि वह कह रहा हो, क्या छोटी माँ अपनी मुंह बंद नहीं कर सकती है? और वक्त पर यह सवाल करने की क्या जरूरत थी, जबकि कोई यह सवाल सोच भी नहीं रहा था। अभिमन्यु की नजरों को देखकर साकेत मुस्कुराते हुए प्रेरणा मल्होत्रा से कहता है, नहीं छोटी माँ, काम की वजह से तो हम लोग गए थे,
पर वहां जाते ही हमें पता चला वह काम 1 महीने बाद होने वाला है। इसलिए हमने सोचा अब हम जब आ ही गए हैं, तो परिणीति की मॉम से ही मिल लेते हैं। तो हमने भी उनसे मुलाकात की। वह सच में बहुत अच्छी है। साकेत की बातों को सुनकर आकृति मल्होत्रा अपनी आंखें छोटी करके अभिमन्यु को देखने लगी। आकृति मल्होत्रा अपने बेटे को बहुत अच्छे से जानती थी। अभिमन्यु जैसा इंसान जल्दी किसी के घर पर नहीं रुकता है, और खास करके उन जैसी जगह पर जहां पर उसे देखकर नफरत हो। और जब उन्हें परिणीति के घर का एड्रेस पता चला था, वह समझ चुकी थी परिणीति कोई छोटी जगह पर रहती है। साकेत आकृति मल्होत्रा के एक्सप्रेशन को देख रहा था, जिस वजह से वह उनको देखकर मुस्कुराते हुए कहने लगा, अब मैं जानता हूं आप क्या सोच रही हैं, लेकिन आप गलत मत सोचिए। अभिमन्यु तो वहां से जाने ही वाला था, पर मैंने उसे रोका और कहा कि हम बिना उनसे मिले चले जाएंगे तो उन्हें बुरा लगेगा। उन्हें लगेगा कि हम बड़े लोग छोटे लोगों से नहीं मिलते हैं, जबकि ऐसा हम सोचते तक नहीं है। इसलिए अभिमन्यु को मैं खुद अंदर लेकर गया और उसे परिणीति की मॉम से मिलवाया। साकेत की बातों को सुनकर अभिमन्यु गहरी सांस लेकर कहता है, आप लोगों की बातें खत्म हो गई हो तो मैं यहाँ से कमरे में जा रहा हूँ। फिलहाल 2 घंटे तक मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। इतना कहकर अभिमन्यु वहां से चला गया। अभिमन्यु के जाते ही साकेत भी तुरंत उसके पीछे चला गया। जब परिणीति ने ये देखा तब उसे बड़ा अजीब लगा और उसे तभी अचानक से अंकुश ओबरॉय का ख्याल आया। उसे तो आज अंकुश के घर भी जाना था। ये सोचकर वह अभिमन्यु से बात करने के लिए उसके पीछे चली गई। जब वह तीनों ही वहां से चले गए, तब नायरा, जो अब तक शांत चुपचाप उन लोगों की बातों को सुन रही थी, वह कूदते हुए अपनी मां के पास आए और अपने फोन को निकालकर वही वीडियो उन दोनों को दिखाने लगी, जो उसने परिणीति की मां के साथ रिकॉर्ड करवाया था, जहां अभिमन्यु परिणीति एक साथ जलेबी बना रहे थे और एक साथ परिणीति की मां से मिल रहे थे। प्रेरणा मल्होत्रा तो वीडियो देखकर हैरान हो चुकी थी। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि वह जो वीडियो में अभिमन्यु मल्होत्रा को देख रही है, ये वही अभिमन्यु है जो अभी अभी गुस्से में अपने कमरे में चला गया। ये देखकर वह हंसते हुए कहती है, झूठ नहीं बोलूंगी, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं कोई सपना देख रही हूँ। यह अभिमन्यु वहां जाकर परिणीति के साथ जलेबी बना रहा है। बाकी का नेक्स्ट एपिसोड नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। कहानी को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और प्लीज लाइक भी जरूर करें। थैंक यू।